सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। अवाम महंगाई से परेशान है और सियासत में अपने झगड़े चल रहे हैं। पेट्रोल 5 रुपए महंगा हो गया है, लेकिन सियासी रहनुमाओं को इससे क्या लेना देना। सियासी बयान और हुकूमत पर तनकीद ही काफ़ी है। क्यों इस वक्त रहबरों की ज़ाती मफादात की लड़ाई चल रही है। डॉलर 170 से महंगा हो गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की उड़ान नया मुआशी बहरान पैदा कर सकती है, लेकिन हुकूमत के लिए इससे भी ज़्यादा वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ज़िंदगी और मौत का मसला बनी हुई है। सितम देखिए कि पेट्रोल महंगा होने पर अच्छे पढ़े लिखे सुलझे हुए वजीर महंगाई की दलीलें क्या दे रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान में अब भी पेट्रोल खित्ते के दूसरे ममालिक से सस्ता है। क्या अच्छी दलील है। अपनी नाअहली और गफलतों की शाह से ज्यादा शाह की वफादारी और क्या हो सकती है। दूसरे काम करें तो झूठे, धोखेबाज और करप्ट कहलाएं। आप इन्हें शर्म दिलाएं, लेकिन जब उंगलियां अपनी तरफ उठाएं, अपनी तरफ इनके उठें, अपनी हां में हां ना मिले तो फिर आप सब कुछ भूल जाएं। लेकिन अवाम नहीं भूलते। ये हर चीज का हिसाब इंतखाबात में ले लेते हैं, चाहे वो पुराने तरीकाकार के मुताबिक हो या फिर टेक्नोलॉजी के जरिए। हुकूमत इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराना चाह रही है, लेकिन इसकी दाल नहीं गल रही। अपोजिशन मुखालफत पर उतरी है तो इलेक्शन कमीशन को भी एतराज़ात हैं। अब खबर यह है कि इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन और नादरा भी आमने सामने आ गए हैं। खत लिख लिख कर दोनों इदारे एक दूसरे को अपनी हद में रहने की तलकीन कर रहे हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने आग लगाने वाले बयान पर आजम स्वाति को नोटिस जारी कर दिया। अपोजिशन से गठजोड़ के बयान पर फवाद चौधरी से भी जवाब तलब किया गया है। दोनों विफाकी वज़रा से इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात के सबूत भी मांग लिए गए हैं। सवाल यह है कि क्या हुकूमती खिलाड़ियों के पास कोई सबूत है भी या नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मामला क्या रुख इख्तियार करेगा, इसी से आगाज करते हैं। बाबा डोगर गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबा डोगर साहब, ये आई वोटिंग का चक्कर क्या है कि जिस पर अब ये दो इदारे आपस में लड़ पड़े हैं। उसामा साहब, एक वोटर की वोट की जो आइडेंटिफिकेशन है वो आई वोटिंग के ज़रिए से होगी। आई वोटिंग के ज़रिए से पता चलेगा कि जो वोट है या जो वोटर है क्या वो असली है, कोई जाली वोट तो नहीं भुगत रहा। और उसका सारा जो डाटा है वो तो नादरा के पास है और नादरा के पास ही वो सारे सॉफ्टवेयरिंग है, वो सारा मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि जनाब ये वोटर असली है या नकली है। अब एक सबसे बड़ा जो एलिगेशन है, जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है वो ये है कि नून लीग ने पिछले 10 साल दौर में बेतहाशा जाली वोट्स बनाए। आपको पता है कि अब कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें भी ये इल्ज़ाम लग रहा है कि जनाब हम जाली वोटों की वजह से आ रहे हैं। और हमने बेतहाशा दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा कि जाली वोटों का कोई सद्देबाब किया जाए, तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया। अच्छा। अब जो गवर्नमेंट, आपको पता है कि पहले एक लड़ाई चल रही है गवर्नमेंट की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। अब नादरा जो था, नादरा के ज़रिए से ये पहले से ही इनके दरमियान एक एग्रीमेंट जो था वो चल रहा था कि जनाब नादरा वो ऐसी सॉफ्टवेयर देना चाह रहा है जिसके ज़रिए से आई वोटिंग हो सके और वोटर की आइडेंटिफिकेशन हो सके, निशानदेही हो सके कि ये असली वोट है या नकली वोट है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही उसामा साहब, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसिलिटेटर है। ये इसका काम ये है कि इसने इलेक्शन करवाना, ये एक न्यूट्रल बॉडी है और इसने कंसेंसस के साथ इलेक्शन करवाना है। हैरत की बात यह है कि ये गवर्नमेंट के साथ हेड ऑन हो गया, मगर ये अपोजिशन का काम था वो हेड ऑन होती। इनका काम था सबको बिठा के एक टेबल पे बिठा के एक कंसेंसस क्रिएट करते, बजाय कंसेंसस क्रिएट करने के ये गवर्नमेंट के साथ एक अपोनेंट पार्टी बन गया, एक ग्रुप बन गया। एक मेरा मतलब है ये इसका काम नहीं था। अगर गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाना चाह रही है, मुझे एक बात बताएं, और वो उस लेजिस्लेशन उसका राइट है, अगर वो कर सकती है वो कर देती है, तो इलेक्शन कमीशन किस तरह से उस तरह से वोटिंग करने से इनकार कर सकता है, ये मेरी समझ से बाहर है। हाँ, इनका ये काम था कि गवर्नमेंट से निगोशिएट करते। कर राना सनाउल्लाह जो PMLN से वो ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि 3-4 इलेक्शन एज अ पायलट प्रोजेक्ट वो करवा देते इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे, उसका भी टेस्ट हो जाता कि वो ठीक है या गलत है।
लेकिन अपोजिशन तो दूर रह गई ना। इन्होंने कोई पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कोई कुछ किया, खुद इन्होंने लिख के नेशनल असम्बली को दिया हुआ है कि जनाब ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है बड़ा ज़बरदस्त है, जो स्पेन से मशीनें बनाई हैं उनका रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त है, अब उस पर उससे भी भाग गए हैं। और सबसे जो मुझे ये जो अदारों के दरमियान क्लैश है ये ख़तरनाक है। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको चाहिए कि इस तरह क्लैश में ना जाए बल्कि मामले को हल करे। लेकिन उन्होंने तो उल्टा खत लिख दिया कि जी ये जो नादरा है ये तो ऐसे जैसे हुक्म दे रहा है इलेक्शन कमीशन को, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। मुझे एक बात बताएं, उसकी लैंग्वेज पर ये दो महकमे हैं, ये मिल बैठ के भी अपने मसले हल कर सकते हैं। ये लेटरबाजी के जनाब कभी लेटर जो है वो पार्लियामेंट को जा रहा है, कभी लेटर जो है वो नादरा को जा रहा है और फिर वो सारा कुछ मीडिया को लीक किया जा रहा है। अपने सारे गंदे कपड़े जो हैं ये सारे चौक में धो रहे हैं। मगर ये एक ऐसा तासुर मिलता है पता नहीं कि इदारों के दरमियान कितना ये पता नहीं कोई इंडिया के इदारे हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ ही नहीं सकते। बेहतर तरीका ये नहीं था कि ये बैठ के अपने मामला सुलझा लें। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, ये क्यों हुआ ऐसा? ये आई वोटिंग का मसला, ये ई वोटिंग जैसा क्यों हो गया है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाला मामला ये क्यों बन गया है? इसमें असल झगड़ा क्या है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, ये बात जहन में रखी जाए। और वहाँ जुडिशल और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जिनके ऊपर लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये वेंडर है नादरा, ठेकेदार भी कभी आंखें निकालता है मालकान को। ये कौन होते हैं वहाँ इस तरह की बातें करने वाले? नादरा एक वेंडर है जो कि डाटा प्रोवाइड करता है और उसके पैसे लेता है। अच्छा, अब नादरा के लिए आप 8300 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें, डॉगर साहब भी भेजिए, आप भी भेजें, आपका वोट नंबर, आपका हल्का, शुमारियात, खाना, सारा कुछ आपके पूरी तफसीलात आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा। वो डाटाबेस किसने बनाया है? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है। वो तमाम चीज़ें इनसे बाकायदा मुआहदे के तहत ख़रीदी गई हैं। तो जो इससे पहले 3 करोड़ और 6 करोड़ और 65 लाख रुपया ज़ाया किया है नादरा ने, उसका तो किसी ने हिसाब नहीं मांगा। अच्छा। अब मजीद कहता है कि आई वोटिंग के लिए 2.4 अरब रुपये जो हैं वो उसका मुआहदा हमारे साथ किया जाए। अच्छा, वो वेंडर की रिक्वेस्ट होती है कि आपको कुछ चीज़ चाहिए तो नहीं है, आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं या इलेक्शन करवाएंगे तो आपको कोई मदद तो नहीं चाहिए। अब मदद ज़बरदस्ती दी जाती है कि इधर पिस्टल रख दिया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, जी आप हमसे फ़लाँ चीज़ें जो हैं वो लें, हमने ये प्रोग्रामिंग की हुई है, हमने ये किया हुआ है। अच्छा, ये देखें, बात ये है कि ये अदारों के दरमियान इस तरह की बातें होंगी तो ये ओवरलैपिंग है। लोग अपने इख्तियारात को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, क्यों नादरा कर रहा है ये। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो चीज़ चाहिए होगी वो उनको लिख देगा। अच्छा। वो खुद क्यों कह रहा है कि मैंने ये काम करना था, मैंने वो काम करना था, आप ये क्यों नहीं कर लेते, आप वो क्यों नहीं कर लेते? वोटिंग करवाना, वोटर लिस्टें तैयार करवाना, वोटर लिस्टों को, अगर बोगस वोटिंग यहाँ पर होती है, जाली वोट डलते हैं, तो उसका हल क्या है? नादरा के पास तो बायोमेट्रिक सिस्टम है कि उसका अंगूठे का निशान होगा तभी वो बन सका, शनाख्ती कार्ड वो उसके पास होगा, तो उससे टैली किया जाएगा कि भाई इसके वोट जो हजारों है, ये है भी शख्स एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। आप सुन लें मेरी बात। जी जी, मैं आपको बात बताता हूँ। अब मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में गैर मुल्कियों के शनाख्ती कार्ड किस महकमे ने जारी किए हैं? पैसे लेके पासपोर्ट कौन सा महकमा जारी करता है? और ये किस तरह से होता रहा है? और इस वक्त पाकिस्तान को कौन से खतरात है, किन लोगों की वजह से हैं? भाई ये हकीकतें हैं नादरा के हवाले से। हम ये नहीं कहते कि हमारे अदारे हैं, लेकिन देखें गुलाम मुर्तज़ा साहब, इस तरह तो मैं खुद विटनेस हूँ। ये जो इलेक्शन कमीशन है बेताशा जाली वोट ये बना देते हैं पैसे लेके। एक हल्के में वो इलेक्शन कमीशन क्यों वोट बनाते? इलेक्शन कमीशन तो वोट बनाता ही नहीं है, वोट तो आप लोग बनाते हैं। एतराज़ात करने के लिए लिस्ट बाहर लगती है, 3 दिन 4 दिन लटकी रहती है, उसको देखता कोई नहीं है। जब उसको नहीं देखेगा कोई बंदा तो फिर जो मर्जी बंदा वोट बनवा ले। 10,000 रुपया दे, आए कितने लोग वोट बनवाने हैं, मैं आपको बनवा देता हूँ यहाँ से इलेक्शन कमीशन से। क्या बात कर रहे हैं आप? वो इलेक्शन कमीशन नहीं बनाता वोट, सरकार इलेक्शन। मुझे पता है आपको तरीकाकार देखें। मेरी बात सुने, आप मुझे 200 शनाख्ती कार्ड दें, मैं जाके वहाँ पे वोट रजिस्टर करवा के आता हूँ। और बताएं। अच्छा, वो ये अच्छा गुलाम साहब हमारे नुमाइंदे जाते हैं, वोट बनवाते हैं, वोट बनवा के अपना अंदराज करवाते हैं, उस पर एतराज़ात दाखिल करने होते हैं, कोई करता कोई देखता ही नहीं। हम उस दिन लिस्टें हम अपना नाम ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ पे है हमारा नाम, हमारी वार्ड में इसमें है भी है या किसी और वार्ड में चला गया है। ये तो हमारी हालत है सीरियसनेस की कि हम अपनी वोटर लिस्टों को इतना सीरियस लेते हैं।
दूसरी बात यह है कि शफाफ इलेक्शन करवाना नादरा की जिम्मेदारी में नहीं है। नादरा की कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियां जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ले तो बड़ी बात है। और वहाँ पे जिस तरह की चीज़ें और जिस तरह के स्कैंडल रोज़ाना वहाँ से निकलते हैं, वो अगर उनके ऊपर बात की जाए तो रोज़ाना इसी के ऊपर, नादरा के ऊपर ही प्रोग्राम होता रहे। हर जगह के ऊपर इस तरह की चीजें मैं ये कहता हूं कि नादरा ज्यादा ही प्रोएक्टिव हो रहा है, क्योंकि सर ये भी तो हो सकता है बल्दियाती इलेक्शन होने हैं, बल्दियाती इलेक्शन में टाइम बिल्कुल नहीं है, तो नादरा को कल को ये भी प्रेशर आ सकता है कि जी ये देखें ये किस तरह से, ये जाली वोट तो आपने देखना था, एक बंदा ही नहीं है, वो वोट डाली गया जी, वो इंतकाल कर गया है। मैं उसामा गाजी साहब एक दो जुमले में कहना चाहता हूँ। जी जी जरूर, मेरी बात सुनिए। आप पूरे पाकिस्तान में फ्रॉड जो है वो हर जगह पे शनाख्ती कार्ड नंबर और टेलीफोन नंबर के ज़रिए से हो रहा है। मुझे बताएं, टेलीफोन नंबर जो मशीन होती थी अंगूठा लगा के सिम जारी करने वाली, उसको एक्सेस डाटे की किसने दी है? यहाँ करोड़ों सिमें पाकिस्तान में इस वक्त 14 करोड़ सिमें चाह रही, 14-15 करोड़। क्या इतना 15 करोड़ सेट है पाकिस्तान में लोगों के पास? तो ये जो एक एक नाम के ऊपर 4-4 सिमें जारी हुई हैं, ये किसकी? ये मेरी मदद से जारी हुई हैं, ये नादरा की मदद से जारी हुई हैं। और ये जितनी दहशतगर्दी में इस्तेमाल होती हैं, जितनी ये फ्रॉडुलेंट मैनर्स में इस्तेमाल होती हैं, रोजाना आपको नाम निकलते हैं लोगों के, रोजाना बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, तो ये सारी दो सिमें भी डाली जाती हैं। चले नहीं, लेकिन यार मेरी बात सुने, देखिए वो भी एक अदारा है, ये भी एक अदारा है, तो दोनों इदारे हैं, दोनों ही इदारे हैं। मेरा मसला ये है कि दोनों को मिल बैठ के ये मसला हल करना चाहिए। चलिए सर, अगली ना नादरा को पार्टी बनना चाहिए, ना ही ये जो इलेक्शन कमीशन है इसको पार्टी बनना चाहिए। अगर लड़ाई थी, वो लड़ाई तो अपोजिशन की और गवर्नमेंट की थी, ये इलेक्शन कमीशन के दरमियान में पार्टी बनी, इसलिए कि वो इलेक्शन असल काम तो इसका ये था कि इनको बिठा के किसी एक चीज पे इत्फाके राय कर लेता। सर एक बात राय करने के आप चाहते हैं कि कोई इदारा काम ना करे, आप ये चाहते हैं कि कोई इदारा अपना काम ना करे, जो उसको हुकूमत कहे वो सारा आंखें नगू करके। मैं ये नहीं कहता कोई इदारा अपना इंडिपेंडेंट काम ना करे, पार्टी ना बने, इंडिपेंडेंट काम कोई इदारा ना करे। मैं ये चाहता हूँ कि अदारे पार्टी ना बने, अदारे इंडिपेंडेंटली काम करें और कंसेंसस क्रिएट करें, रिजॉल्व करें, उसमें बोटलनेक ना क्रिएट करें। अगली खबर है जल्दी से, ये फवाद चौधरी को, जो हुकूमत अपोजिशन के साथ नहीं बैठ सकी, जो हुकूमत 3 सालों में अपोजिशन के साथ नहीं बैठ सकी, वो इलेक्शन कमीशन को क्या समझती है? चलें जल्दी से बता दें अगली खबर, और किसी को क्या समझती? वक्त कम है। फवाद चौधरी से भी जवाब तलब कर लिया गया, नोटिस आजम स्वाति को चला गया, क्या होगा? नाअहल हो सकते हैं गुलाम रज़ा साहब, जल्दी पहले आप। नहीं, नाहली की ऐसी अभी फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो बातें हुई हैं इसको वहाँ पे जब बुलाएंगे उनको, उनसे वजह पूछी जाएगी और उनसे ये भी हो सकता है कि वो जाएं और कोई ऐसा अपना अपोलॉजी स्टैंडर्ड कर दें कि जी हम इसकी गैर मशरूत माफ़ी चाहते हैं, अगर कोई इस तरह की बात हुई है, उसका मतनज़र नहीं था, एक सेहतमंद सरगर्मी है, उसमें सब लोग हिस्सा ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, हम जज्बाती होकर बात कर गए हैं, तो वो उसमें वो ख़त्म हो सकता है। कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। ये नहीं है कि ये जो हवाइयाँ उड़ाई जा रही है ना मुख्तलिफ तरह की, ऐसी फजूल खबरें, यानी कि वो हम कहते हैं खबरें दी जा रही हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है मेंबरशिप जो है वो नहीं, उनकी मेंबरशिप कैंसिल नहीं कर सकता, हाँ सस्पेंड कर सकता है, कैंसिल नहीं कर सकता। कैंसिल करने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, उसके अलावा किसी को अथॉरिटी नहीं है। तौहीन अदालत की कार्रवाई का मतलब इलेक्शन कमीशन की अगर तौहीन की है तो फिर भी तो इलेक्शन कमीशन भी तो खुद से सजा नहीं दे सकता, सस्पेंड कर सकता है, मेंबरशिप सस्पेंड कर सकता है। लेकिन देखें वो मेंबरशिप सस्पेंशन है सर, वो एक जुमला सर, अगली खबर सर, टाइम नहीं रह जाता अगली खबर के लिए, जल्दी गुलाम रज़ा साहब आप क्या कह रहे थे? तौहीन की जो बात कर रहे हैं ना, अगर आपने इन्हीं अल्फाज को तौहीन ही समझना है ना, तो फिर ये मौलाना फजल रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब, ANP वाले, पीपल्स पार्टी वाले, इन्होंने बड़ी बड़ी भी बातें की हुई इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े होकर, वहाँ कोई इनको कोई तारीफ़ों के पुल नहीं बांध रहे थे। तो ये इनको हमें बैलेंस करके देखना है तमाम चीज़ों को, उनको भी उनको भी, उम्मीद करते हैं। और ये कोई ऐसा ये जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन नादरा, इसके दौरान ये टकराव की जो कैफियत नज़र आ रही है, ये कोई जल्द डाइल्यूट होगी, कोई बड़ा आगे आकर कोई बीच में बीच बचाव कराएगा, कोई मामला ठंडा किया जाएगा। लेकिन एक मामला जो मुस्लिम लीग नून में चल रहा है वो अब छुपाए दबाए नहीं, दब रहा नहीं छुप रहा, वो है डिवीज़न का, यानी आप उसको मीम शीन कह लें, शहबाज शरीफ साहब का धड़ा कह लें, और मरीम साहबा के और नवाज शरीफ साहब एक तरफ, वो बिल्कुल वाज़ेह हो गया है क्योंकि इजलास हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर अब,
और ये हो रहे हैं जी पार्टी की तंजीम 9 के वाले से, और पूरे डिवीजन वाइज चला जा रहा है कि पहले डीजी खान डिवीजन, फिर भावलपुर डिवीजन की जितने उनके अहदेदार हैं तंजीमी, उन सबको बुलाया जा रहा है। वो भी परेशान है कि हो क्या रहा है, क्योंकि ख़बर ये है कि शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा साहब ये यानी ऑफिस में होते हुए, मॉडल टाउन में जो ऑफिस जहाँ ये सारी मीटिंग्स हो रही हैं, होते हुए इजलास में शरीक नहीं हो रहे। बाबू डोगर साहब, ये अब कोई कहे कि नहीं, मरीम साहब का बयान भी आ गया है कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये दुश्मन हमेशा कहते हैं जी भाइयों में लड़ाई हो गई, ये बयानिया फ़र्क हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये अब अगर ये भी, वहाँ तो लोग बैठे हुए विटनेस हैं। साहब असल इशू ये है कि शहबाज शरीफ ने आज से 1 महीना पहले ये फैसला किया कि जनाब पार्टी की तंजीम 9 की जाए। उस सिलसिले में उन्होंने कहा जी कि तमाम जो डिवीज़न है उसका वो खुद दौरा करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, पार्टी वर्कर से मिलेंगे, एक आधा वहाँ पर जलसा करेंगे और उसके बाद पार्टी की तंजीम 9 की जाएगी। उसका उन्होंने शेड्यूल भी बना लिया था कि किस तरह से वो किस किस डिवीज़न में जाएंगे और वहाँ पर किस तरह से ये सारा चीज़ जो है ऑर्गेनाइज़ की जाएगी। अभी वो सारा सिस्टम बन गया, सारा शेड्यूल तय हो गया, तो अचानक मरियम की तरफ से एक डिसीजन आया कि जी नवाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि जी वहाँ विज़िट करने की ज़रूरत कोई नहीं है, तमाम जो लोग हैं डिवीज़न्स के उनको यहाँ बुला लिया जाए और नवाज शरीफ उनसे खुद एड्रेस करेंगे। अच्छा, तो मरियम ने ये फैसला करके और डीजी खान डिवीज़न को बुला लिया बगैर अपने चचा से या पार्टी प्रेसिडेंट से कंसल्ट किए। अच्छा, उनसे मुशावरत किए बगैर उनका शेड्यूल कैंसिल कर दिया और उन सबको बुला लिया कि आप इधर आएँ। और जनाब कल डीजी खान डिवीज़न जो पहली वो मीटिंग थी वो वहाँ पर आए और वहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने उनसे खिताब किया, मरियम साहिबा वहाँ पर बैठी हुई थी। तो शहबाज शरीफ जो थे वो उसमें नहीं गए। उन्होंने बाद में ये बहाना बना दिया कि बलूचिस्तान की मीटिंग अटेंड कर रहे थे। बलूचिस्तान के 3 बंदे आए हुए थे और वो भी कोई शेड्यूल्ड मीटिंग नहीं थी, वो ऐसे ही एक मीटिंग थी। वो आए, उन्होंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने उनको टाइम दे दिया, हालांकि उनको पता था कि वो एक शेड्यूल मीटिंग है, उन्होंने उसको अवॉइड किया। आज भावलपुर डिवीज़न के साथ मुलाकात थी। भावलपुर डिवीज़न में जो मुलाकात थी वो मॉडल थी, उसमें हमज़ा शहबाज, जिस वक्त ये मीटिंग चल रही थी तो हमज़ा शहबाज मॉडल टाउन में अपने ऑफिस में मौजूद, वहीं पर मौजूद थे। वहीं पर जो 180H मॉडल टाउन जहाँ पे पार्टी का ऑफिस है वहाँ पर हमज़ा शहबाज, उनका पीछे कमरा है सेक्रेटरीट के, अपने कमरे में अपने स्टाफ के साथ मौजूद थे, लेकिन वो इस मीटिंग में नहीं गए। शहबाज शरीफ 96H मॉडल टाउन में अपने घर में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी इस मीटिंग का बायकॉट बिल्कुल साथ ही है। इसमें ख्वाजा साद नहीं गए, राना तनवीर नहीं गए, उसके बाद ख्वाजा आसिफ नहीं गए और बहुत सारे लोग जो कि नवाज शरीफ के बयानिए के हक में नहीं हैं, वो सारे नहीं गए। तो एक बड़ी क्लियर डिवाइड जो है वो सामने आई है कि शहबाज शरीफ ने, अच्छा मरियम की एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पहले वो शहबाज शरीफ को या हमज़ा को ह्यूमिलेट करती हैं और उसके बाद फिर वो एक ऐसा जेस्चर देती हैं कि जनाब वो कोई ट्वीट कर देंगी कि अपने चचा के हवाले से कभी हमज़ा को मिलने कोर्ट में चली गई, ये मेरा भाई है, चचा जो है वो एक हैं, हम एक हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मीडिया इस तरह की पेपर की उड़ाता है। लेकिन मसला ये है कि आज हमज़ा मॉडल टाउन में था, कल वो लाहौर में था, लेकिन वो इस मीटिंग में नहीं गया। वो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर है, पार्टी का प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ कल भी 96H में था, आज भी 96H अपने घर पर मौजूद था, वो उस मीटिंग में नहीं गया। वाज़े मतलब है कि वो इससे इनके बयानिए से इत्तेफाक नहीं करते। अच्छा, और जो मरियम ने उनसे कंसल्ट किए बगैर, उनसे मुशावरत किए बगैर वो सारा शेड्यूल कैंसिल करके डिविजनल लेवल पे जो वर्कर थे उनको मॉडल टाउन में बुलाकर यहाँ पर वो मीटिंग कर रही हैं, इससे भी शहबाज शरीफ खासे नाराज़ हैं। यानी कि उनकी अथॉरिटी को इरोड कर दिया। मरियम ने ये मैसेज दे दिया कि ये पार्टी हमारी है, इसमें चचा जान आप बड़े आराम से सुकून से बैठें, आपका इस पार्टी में कोई रोल नहीं है, इसमें जो हम चाहेंगे वही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो शहबाज शरीफ को तो उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया मरियम ने, मगर उसने ये कह दिया कि जनाब ये पार्टी मेरी है और मेरी अथॉरिटी यहाँ पर चलेगी। अब क्या मामला गुलाम साहब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले गए हैं, अब यहाँ से वापसी नहीं हो सकती, क्योंकि ये कोई एक दिन में नहीं हुआ कि जज्बाती तौर पर हो, ये मुसलसल है। शहबाज शरीफ साहब एक बयान देते हैं और उनको शर्मिंदा करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, जलील करने के लिए जनाब पार्टी की तरफ से बयान दिलवाए जाते हैं कि नहीं इसका ये मतलब नहीं ये है। मरियम खुद आ जाती है, नहीं ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, या शाहिद खान अब्बासी से कहलाया जाता है इनको ये नहीं कहना चाहिए था। तो उनके बयान को जब इस तरह से किया जाता है, वो सामने अगर बयान दें आके मीडिया में या कोई भी बात करे तो इस तरह किया जाता है।
अच्छा, वो कोई अगर इकदाम खुद उठाना चाहें, जिस तरह बाबू डोगर साहब ने कहा तंजीम नौ का, उस पर इस तरह से यानी सबोटाज कर दिया जाता है। नवाज शरीफ साहब से बराह रास्त जनाब खिताब करवाए जा रहे हैं कि जनाब ये अब मेरा पर्सनल रहा, वोट को इज्जत दो, ये तो अब है इसी के साथ है। जबकि अभी कंटोनमेंट बोर्ड में जो इलेक्शन हुए हैं, सब ये कह रहे हैं कि वहां पर असल में शहबाज शरीफ और हमजा ने पूरी कैंपेन चलाई, उन्होंने नाम ही बदल दिया, नहीं काम को वोट दो, काम को इज्जत दो, उन्होंने नारे बदल दिए। तो इस तरह क्या पार्टी आगे चल सकेगी या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है मामला दोनों भाइयों के दरमियान या धड़ों के दरमियान? धड़े तो वाकईतन मौजूद हैं, इसकी कोई शक नहीं है। इनके अपने रहनुमा, आप खुद ये बहुत सारी जगहों पे इसका इजहार करते हैं। और दो एक मुसलमान हकीकतें मैं आपके सामने रखूँगा कि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं और पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ जो हैं वो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं। बात यह है कि बाकी सब क्या है, बाकी सब बातचीत है। वो बातचीत जहाँ मर्ज़ी को करते जाएं, जिस तरह से मर्ज़ी करते जाएं। अथॉरिटी किसी की चैलेंज किसी ने किस तरह से वो कर सकते हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब को किसी ने डिसऑन किया है कि हम इनको पार्लिमानी लीडर नहीं मानते, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं मानते, या उस हवाले से जब वो मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें लोग ना आते हों? वो पार्लिमानी पार्टी मीटिंग करते हैं, सारे लोग वहाँ उनके सामने बैठे हुए होते हैं, वो उनके इख्तलाफ राय रखने वाले हों, वो नवाज शरीफ ग्रुप के हों या वो शहबाज शरीफ साहब के हिमायती हों। इसी तरह से हमजा शहबाज शरीफ साहब के साथ देख लें, नून लीग के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। अभी आप ये देखें कि 3-4 लोगों के राब्ते करवाए गए हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए से। नवाज शरीफ साहब से रब्ता भी करवाया गया 3-4 लोगों का, उनसे बात की गई है। 3 ग्रुप के लोग हैं। तो ये लेना देना करना कराना, ये पॉलिटिक्स, ये इस घर में लड़ाई और इस घर में जो ना हाथापाई की तवक्को बड़ी देर से हम 20-25 साल से देख रहे हैं कि उस वक्त से ही अखबारों में, टीवी में, तर्जियों में, हर जगह पे होता है कि आज ये एक दूसरे का सर खोल देंगे या कल खोल देंगे। लेकिन अभी तक किसी ने इन दोनों में से पॉलिटिक्स जरूर करते रहे हैं, ये गुड बैड कॉप की, लेकिन अभी तक किसी ने एक दूसरे के सर नहीं खोले। लेकिन मैंने भी 15 साल से मैंने भी इनके दरमियान जरूर ये होता रहा है, लेकिन इस हद तक नहीं देखा कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज मौजूद हैं और वो किसी इजलास में नहीं आ रहे, या शहबाज शरीफ कोई बात कहें और उसको रद्द किया जाए और एक मतलब उनके तर्जुमान की तरफ से करवाया जाए, मरियम औरंगजेब दीगर की तरफ से, ये कभी नहीं देखिए। सियासत में सर नहीं खोले जाते, सियासत में आपने अपनी चाल चलनी होती है। मुझे एक बात बताएं, नवाज शरीफ ने ये ऐलान किया था कि शहबाज शरीफ भी जगह पे प्राइम मिनिस्टर होंगे, किया था ना? जी बिल्कुल किया। लेकिन कुलसूम नवाज जो थी उसके दरमियान में आ गई और जो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके। नवाज शरीफ ने ये हाथ खड़ा करके कहा था ना कि हमजा शहबाज जो है ये मेरा जानशीन है, लेकिन मरियम दरमियान में आ गई और जानशीनी वो अल्टीमेटली ले गई। तो सर ये इसी तरह लड़ाइयाँ होती हैं, यही चालें होती हैं। वहाँ पे कोई गोलियां थोड़ी एक दूसरे को चलानी है या एक दूसरे को ईंटें थोड़ी मारनी है। मुझे बताएं गुलाम साहब, ब्रेक होने लगी है, 30 सेकंड है, कि ये फिर पार्टी की तंजीमें 9 कैसे होगी? ओहदेदारान का चुनाव, फिर आगे टिकट देने हैं, बुनियादी इलेक्शन है। अच्छा, मरियम कर रही है, अभी तक सारे टिकट किसने दिए? गुलाम साहब, मरियम करेंगी जो है अमली पॉलिटिक्स जो है, अमली सियासत जो है वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ, सर टिकट कौन डिसाइड करेगा? और लोग उनके साथ राब्ते में अभी जनरल इलेक्शन छोड़ दें, का वजन इस वक्त है। ठीक है जी, चलिए सर, उन्हीं का वजन है, बाकी बयानिए और बाकी सही है। यानी जब काम का वक्त आएगा, जैसे हमने कंट्रोलमेंट में देखा, तो असल बोझ उठाना है शहबाज और हमजा नहीं, बाकी पीछे जो है सिर्फ बयानात हैं। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे जी एक और इदारे की, जिस तरह शुरू में बात की। अब ऑडिटर जनरल के सामने जनाब जो इदारा है ऑडिट का, उसके सामने दीगर इदारे खड़े हो गए हैं, इनकार करें जी हमने अपने इदारों को ऑडिट नहीं होने देना। ब्रेक के बाद बताते हैं। अब पता चला अब पता चला ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है कि जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान में, ज़ाहिर उनमें रकम तकसीम होती है, उनकी तनख्वाहें होती हैं, उनके दीगर खर्चे होते हैं, उस पर इसने नज़र रखनी होती है। यानी वो अपनी सालाना रिपोर्ट जमा करवाते हैं कि जी हमें ये मिला, इतनी रकम मिली बजट में से, हमने इस तरह से खर्च किया, उसको ऑडिट में जमा कराना था। उसके बाद ये उस पर चेक करता है कि कहीं कोई बदइंतज़ामी तो नहीं, और फिर ये उनसे पूछा जाता है कि ये रकम आपने कहाँ खर्च की, तो एक चेक होता है। लेकिन अब हुआ ये है कि इसी मास्टर के सामने सारे खड़े हो गए हैं, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से कहा है कि जी हम नहीं करवाते ऑडिट,
और हम कोई आपको चीज़ नहीं देंगे, किस तरह हमने खर्चा किया, किस तरह किया, जो हमने किया हमने कर लिया, आपको होते पूछने वाले। और इसमें कोई 1, 2, 4, 5 नहीं है इदारे, 2 दर्जन से ज़्यादा इदारे हैं जिनमें वजारत ख़जाना भी है जो सबको ख़जाना तकसीम करती है, जो वजारत उसने भी इनकार कर दिया है, रेलवे भी है, मजहबी, यानी 2 दर्जन से ज़्यादा, एक से बढ़कर एक है। तो बाबर डोगर साहब, इस तरह से मुल्क चलेगा कि आप जैसे मर्जी जो मर्जी खर्च कर लें, आपसे कोई क्यों पूछे? उसामा साहब, अगर आप देखें कि वो महकमे जिन्होंने अपना ऑडिट करवाने से इनकार किया है वो सारे फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं। उनमें मेजॉरिटी जो है, मतलब उसमें वजारत मजहबी उमूर, आबी वसाइल, पाकिस्तान रेलवे, पीपल्स प्राइमरी हेल्थ इनिशिएटिव, अच्छा बलूचिस्तान भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, लेकिन या फेडरल गवर्नमेंट है या बलूचिस्तान या KPK है, और ज़्यादातर अदारे जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के हैं। और जो आइन है, जो ऑडिटर जनरल जो है वो एक आइनी पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। उसका काम ये है कि जो भी पैसा खर्च होता है उसको ऑडिट करना है कि वो पैसा कैसे खर्च हुआ, लीगल तरीके से खर्च हुआ या इलीगल तरीके से खर्च हुआ, और उसकी रसीदें मांगना है। ये जो PTI के मिनिस्टर सुबह शाम मांग रहे हैं ना, ये सारे महकमे इनके अंडर काम कर रहे हैं, और इनके मिनिस्टर जो हैं वो भी PTI के ही होंगे, जाहिर फेडरल गवर्नमेंट में भी उन्हीं के मिनिस्टर होंगे, KPK में भी उन्हीं के मिनिस्टर होंगे, बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी उनके मिनिस्टर होंगे। तो उनको चाहिए कि अपने अपने महकमों की रसीदें जो है वो ऑडिटर जनरल को दें। मैं ये तो बड़ी हैरानगी की बात है, बाकी तो सारी कौम से आप रसीदें मांग रहे हैं, और वो अदारे जो आपके मतहत काम कर रहे हैं उसकी रसीदें देने को आप तैयार नहीं हैं। किस तरह से ये इनकार कर सकते हैं? क्या ये पैसा इनका अपना है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है, और एक कानून के तहत, एक असूल के तहत, कानून के तहत उसको खर्च करना है। कहाँ पर खर्च किया ये पूछना पूरी कौम का हक है, और जो कौम को रिप्रेजेंट करता है ऑडिटर जनरल जो है उसके पास आइनी इख्तियारात है जो कि कौम ने उसको दी है, तो उसको ये इनकार किया ही नहीं जा सकता। और मैं हैरान हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट खामोशिया से बैठी हुई, डंडा दें इनको कि जनाब अपना अपना ऑडिट करवाएं सारे। लेकिन अब गुलाम रज़ा साहब, ये एतराज़ इनको क्या नज़र आ रहा है कि भाई इससे टाइम ज़ाया होता है, डिपार्टमेंट इतना वक्त नहीं है, इसमें बड़ी फोर्स लगती है, मसला क्या है कि जब एक काम होता है हर साल, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ फ़ौज का भी ऑडिट होता है, सबका होता है, सबको जवाब देना पड़ता है, तो इन महकमों को एतराज़ क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ऑडिट के हवाले से एक प्रिंसिपल है कि कोई भी अदारा जो सरकारी वसाइल से चलता हो, जिसको सरकारी वसाइल से तनख्वाहें मिलती हों जी, उसको अपना हिसाब किताब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को हर साल चेक करवाना है। सही। और इन अदारों में जिनके आपने नाम लिए हैं, पाकिस्तान रेलवेज़ का नाम लिया गया है, और उसके साथ मजहबी उमूर है, वजारत आबी वसाइल है, और बाकी कुछ जो हैं वो PMU है बलूचिस्तान का, और ऑयल एंड गैस कंपनी है, KPK का लेबर डिपार्टमेंट है, ये हैं। अच्छा, जो कंपनीज होती हैं, जब ये एक तरफ तो आप गवर्नमेंट अदारे रख लें, गवर्नमेंट के जो वजारतें हैं, डिवीजन्स हैं, मिनिस्ट्रियाँ हैं जी, उनको तो हर हाल में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को अपना ऑडिट करवाना है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और वर्क फोर्स उनकी नहीं लगती रेलवे की या किसी और की, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की वर्क फोर्स होती है। वो उनके पास एडिटर्स होते हैं, वो ऑडिट करते हैं, और ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट्स बना के सबमिट करते हैं जी। जो कंपनीज़ होती हैं जिसमें हिस्सेस होते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट के हिस्सेस हैं, और उसके साथ किसी बाहर की कंपनी के हिस्सेस हैं, बाहर की गवर्नमेंट के हिस्सेस हैं, अगर उसमें 51% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं और 49% किसी और के पास हैं, तो फिर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहलाएगी। ठीक है। और उसका ऑडिट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करने के पाबंद हैं। अच्छा। क्योंकि मेजर शेयर होल्डिंग पाकिस्तान गवर्नमेंट की है। ठीक। और अगर वहाँ पे 50-50% है तो वहाँ मसला थोड़ा गंभीर है, या किसी जगह पे पाकिस्तान 70% है और अदर कंपनी जो है वो 30% है, वहाँ तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसका PDCL है, PDCL में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसका ऑडिट कर सकती है, और दीगर जो अदारे हैं उनमें भी। तो ये एक प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल के तहत इसका अभी मसला आया था कमेटी में, और वहाँ पे भी यही चीज़ डिस्कस हुई है कि भाई इसको देख लिया जाए किस किस कंपनी के कौन कौन से हिस्सेस हैं, कितने कितने हैं, और SECP से इनका हिस्सेस का रिकॉर्ड ले लिया जाए, इनका जो BOD का रजिस्टर है वो देख लिया जाए, और उसके बाद फैसला हो जाएगा कि ये कंपनियां ऑडिट करवाने की पाबंद हैं या नहीं है। जैसे कुछ टोटली प्राइवेट कंपनीज हैं, लेकिन OGDCL है, OGDCL को अगर आप देखें तो वो गवर्नमेंट होल्डिंग है, और उसमें
काफ़ी इन्वेस्टमेंट बाहर के लोगों की भी है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी उसमें चीज़ें आती हैं। तो इस तरह से ये एक मिसाल है, और भी दीगर इस तरह की कंपनीज हैं। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कंपनियां गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आगे खड़ी हो गई हैं कि हम ऑडिट नहीं कराएंगे। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है और ये ऑब्लिगेशंस भी हैं। लेकिन तो खबर तो ये इसके ऊपर हर हाल में कानून भी है, अगर कोई ऑर्डर नहीं करवाता उसके मतलब उसकी सजाएं हैं जी। उसकी सस्पेंशन हो सकती है कंपनी की, उस कंपनी को कारोबार से रोका जा सकता है, उसके ऊपर कदगने लग सकती हैं, उसके अकाउंट सीज हो सकते हैं, बहुत सारे इसमें लॉज हैं। और वो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान जो है वो अपनी पहले डिसाइड करेंगे इस चीज़ को। अगर कोई ऐसी बात है, कोई धौंस धांधली करता है तो उसकी अब मसला है कि वजारत कानून कह रही है जी एक पैसा भी आपने ऑडिट के बगैर जो है ना नहीं वो लगने नहीं देना। अब इसमें जो रिपोर्ट दी गई है AGP की तरफ से, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की तरफ से, उसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी है, उसमें वजारत मजहबी उमूर भी है, आबी वसाइल जिसना जिक्र किया, रेलवे, पीपल्स प्राइमरी हेल्थ इंश्योरेंस, और इसके अलावा POF वेलफेयर ट्रस्ट, वजारत तवानाई के मातहत है पार्को, मरी गैस एंड मोलतल, PTCL, टेलीकॉम फाउंडेशन, पाक चाइन इन्वेस्टमेंट कंपनी। अच्छा, इसमें कई होंगी जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन जो इदारे हैं कम्प्लीटली गवर्नमेंट के अंदर आते हैं उनको तो इस तरह से इनकार नहीं करना चाहिए कि वजारत ख़जाना भी कर रही है, इससे तो फिर करप्शन का रास्ता खुलेगा। अभी देखिए जो खबर सबसे ज़्यादा गर्दिश में रही है कि जी 29,000 का एक डेस्क ले लिया सिंध हुकूमत ने एजुकेशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो आज तक जस्टिफाई नहीं हो पा रहा। उस पर सईद गनी साहब में प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और जो मौजूदा वज़ीर तालीम है वो भी आए बाएँ शाएँ हो रही थी। बाबा डॉक्टर साहब, तो फिर इस तरह से होता है जब आपको पता हो कि आपने किस तरह से दाव लगाना है, बाद में नहीं देना, तो फिर आप आसानी से फिर कर सकते हैं कि अच्छा कर लो जो खर्चा करना है, बाद में देख लेंगे। देखिए उसामा साहब, जो ऑडिट होता है ना वो बड़ा कम्प्रीहेंसिव होता है और उसमें ये नहीं होता कि मतलब एक डेस्क इन्होंने बनवाया, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो वो सबसे पहले ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो था दिया गया है क्या उसकी बिडिंग हुई, क्या बिडिंग उसकी रूल्स के मुताबिक हुई, जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया क्या वो वाकई हाईएस्ट बिडर था, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद जो चीज़ बनवाई गई उसका रेट क्या था और किस रेट में उसका ठेका लिया गया, 6 से 7 हज़ार ये सारी निटी-ग्रिटीज होती हैं, ये सारी डिटेल जो है ये ऑडिट में आती हैं। और ये भी आता है कि जनाब ये चीज़ मार्केट में इतने रुपए की अवेलेबल थी और इतने रुपए की खरीदी गई है और इसमें क्या क्या वायलेशंस की गई हैं बिडिंग में। तो जाहिर बात है तलवार तो एक लटक रही होती है ऑडिट की, हर महकमे पे लटक रही होती है, क्योंकि उन्होंने जितना भी खर्चा किया उसको जस्टिफाई करना होता है और अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे तो फिर वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि जनाब हम ऑडिट नहीं करवाएंगे। अब इसमें एक चीज़ तो क्लियर होगी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और जाहिर बात है पब्लिक लिमिटेड कंपनी वही है जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के शेयर्स ज़्यादा हैं, 50% से ज़्यादा हैं और वो उसको ओन करती है और जो दूसरा शेयर होल्डर उसके कम है। तो वो उसमें जैसे ODDCL है तो वो सरकारी कंपनी है, उसमें वो बेतहाशा शेयर होल्डर हो सकते हैं लेकिन मेजर शेयर होल्डर पाकिस्तान गवर्नमेंट है और उनको जो सारा उनका पैसा है वो स्टेट का पैसा है, तो उसका ऑडिट होना ही होना है, जो मर्जी कर लें। और अभी ये पता करने वाली बात ये है कि ऑडिटर जनरल के पास मेरा ख्याल है कि बेतहाशा अख्तियारात हैं और वो उसको अगर कोई इनकार करता है तो उसके पास ऐसे अख्तियारात हैं कि वो उनके फंड्स को फ्रीज कर सकते हैं, बिल्कुल वो ऑर्डर कर सकते हैं कि ठीक है जी इनके फंड फिर फ्रीज कर दिए जाएं। तो इतना आसान नहीं है किसी क्योंकि अभी तो उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट पेश किया कि इनकार किया इन्होंने, आगे उन्होंने भी फर्दर नहीं कोई एक्शन लिया कि जी जो इनकार करें उनके साथ हम क्या करेंगे। अभी तो सिर्फ उन्होंने लिख कर दिया होगा उधर से आए जी इनकार करें। लेकिन गुलाम रज़ा साहब, ये तो मैं भी जानता हूँ, मेरी पर्सनल नॉलेज में है कि सबसे ज़्यादा किसी भी महकमे में, कोई भी महकमा हो, उस पर सबसे ज़्यादा टेंशन इस चीज़ की होती है कि जी वो हो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पता नहीं क्या आ जाएगा, बड़ा मसला बन जाएगा और उनको भेजनी है रिपोर्ट और सारे, और जब भेजनी होती है तब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। किसी भी इदारे में आप बात कर लें तो अगर इस तरह से इनकार वाली बात हो जाएगी या डिले हो जाएगा, कुछ भी होगा, तो इससे तो एक आप समझे कि जिस तरह मौजूदा हुकूमत कहती है हमने करप्शन ख़त्म करनी है, करप्शन, और आज तक नारा लग रहा है जी करप्शन ख़त्म करने का, वो हो नहीं पा रही। कभी हम देखते हैं जी वो इंटरनेशनल रैंकिंग में बजाय इसके कि हम करप्शन में नीचे नजर आएँ वो कहीं ऊपर हो जाते हैं, तो वो मसला भी आता है। तो ये चीज़ें भी तो उसमें देखी जाती हैं। फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर बात करते हैं तो उसमें ये भी देखा जाता है कि कौन से इदारे पाकिस्तान में कितने शफाफ तरीके से चल रहे हैं। इनमें बहुत से ऐसे इदारे हैं जो बराह रास्त अगर आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करनी है, मुल्क में कारोबार की बात करनी है, तो ये इन्वॉल्व होते हैं। तो इस सारे का इम्पैक्ट जो है वो ना सिर्फ गवर्नमेंट की साख पर, सियासत पर, मईशत पर, हर चीज़ पर पड़ता है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिस है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत है भी है और मजबूत करने की ज़रूरत है। सर अगर ये आईनी इदारा हमारे बड़ों ने इसको आइन में रखा है तो बड़ा सोच समझ के रखा होगा
कि इसकी बुनियाद पर रियासत खड़ी होनी है। अगर शफाफियत, कोई भी मुल्क अगर शफाफियत की बात करता है, कोई रहनुमा शफाफियत की बात करता है, तो उसे इस अदारे को मजबूत करना है। तो वो ऐसे वो बोंगियाँ नहीं मार सकता कि वो फ़लाँ बंदा 600 अरब रुपया खा गया, फ़लाँ बंदा 200 अरब रुपया खा गया। नेशनल एक्सचेकर से एक पाई भी निकलती है, उसकी रसीद बनती है, उसका ऑडिट होता है, वो एलोकेशन होती है। सबसे पहले वो रकम आती है, उसका सोर्स पता लगता है कहाँ से आती है, फिर उसकी एलोकेशन होती है, उसका तरीक़ाकार है, फिर वो उसकी मंजूरी होती है प्रोजेक्ट की, उसका तरीक़ाकार है, फिर वो फंड्स जारी होते हैं, उसका तरीक़ाकार है, फिर उसके बाद ऑडिट होता है, उसकी रिपोर्ट बनती है। तो एक चवन्नी जो नेशनल एक्सचेकर में आई और निकली, ये तमाम मराहल से गुजर के वो आती है, बहुत ज़रूरी है। और बड़ा आसान होता है कहना कि उसामा गाजी साहब 2 अरब रुपया जो है वो हड़प कर गए। लेकिन फिर भी सर लोग बड़े तेज भी जाते हैं। फिर भी दाव लग जाता है। लेकिन बहरहाल वो अलग बात है, लेकिन एक चेक तो लाजमी होना चाहिए। आइन में एक चीज़ दर्ज है और ये लोगों के खून पसीने की कमाई होती है, वो टैक्स की सूरत में दे रहे होते हैं। भी देखें ना, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, उसमें भी टैक्स जा रहा होता है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे हमारे तलबा की, नौजवानों की, जो बड़ी मुश्किल में इसलिए हैं कि नए से नए काम आ जाते हैं और बच्चों को उस बारे में बताया भी नहीं जाता। और जब वो होता है तो इतने बेढंगे और अजीब तरीके से होता है कि एक नई मुश्किल उसके लिए खड़ी हो जाती है। अब ऐसे ही एक मामला हमारे सामने है, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक से पहले जिस तरह मैंने आपको बताया था कि तलबा के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होते हैं, 90% से भी ज़्यादा वो मार्क्स लेते हैं, FSC में फिर दाखिला मिलता है कि वो कल को डॉक्टर्स बनेंगे। उनके लिए पहले भी था कि जी उन्होंने एक टेस्ट उसके बाद भी देना है, इम्तिहान ख़त्म नहीं होते। चलें जी, पहले आप इम्तिहान लेते थे, अब एक नया इम्तिहान आ गया है जो सीरीज़ वाइज चल रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। और FSC का रिज़ल्ट आने से पहले बच्चों को, बच्चियों को वो इम्तिहान भी देना है और उसके नंबर और FSC के मार्क्स जो हैं वो मिलाकर फिर देखा जाता है और उसके बाद बनता है मेरिट। उसके मुताबिक देखा जाता है कि जी बच्चे कौन से हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया और फिर आगे मेडिकल में जा सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है कि बहुत से एतराज़ात आ रहे हैं क्योंकि एक नया सिस्टम बिल्कुल लाया गया है और बच्चों को उस बारे में उस हवाले से इस तरह तैयारी नहीं थी क्योंकि एक नया सिस्टम ले आए। और ऊपर से फिर ये हुआ कि आउट ऑफ कोर्स भी, यानी जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं या जो बताया गया कि जी ये चीज़ें हैं जिसकी आप तैयारी करके हैं, उससे भी बाहर से चीज़ें आ गई। तो अब बच्चे से बड़े मुतासर हुए हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। जब ये टेस्ट शुरू हुए थे तब से एहतजाज हो रहा है। इसी तरह एक बच्ची हमारे साथ है, मरीम ताहिर, और वो भी इस बारे में परेशान है। तो हमने चाहा कि हम नौजवानों की आवाज़ भी आप तक पहुंचाएं। मेरे बेटा ये बताएं कि हुआ क्या, ये जो MD कैट है जो एग्ज़ाम, यानी FSC के एग्ज़ाम्स के बाद भी आपको MD कैट से भी गुजरना है, इसमें हुआ क्या है असल में? इसमें ये हुआ है कि 30 to 35 क्वेश्चंस हमारे आउट ऑफ सिलेबस थे। अच्छा। यानी कि जो मेरा पेपर था उसमें 30 to 35 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे और हमें कोई आंसर की भी नहीं मिली कि हम उसको चेक कर लें कि हमारे ये क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। और इसी वजह से जितने आपने मार्क्स एक्सपेक्ट किए, सपोज मैंने फिर भी मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे कि मेरे 180 प्लस आएंगे मार्क्स, लेकिन मेरे 150 मार्क्स हैं। यानी कि अगर आपके पास आंसर की हो, आप कम से कम आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चंस गलत थे या फिर आपको कुछ पता हो कि आपके कौन से क्वेश्चंस गलत थे, ताकि लेकिन पता तो कि कहाँ गलती हुई है या मैंने सही किया या गलत किया। यानी उसके बाद आपको ये बताया भी नहीं जा रहा कि बस वहाँ पर आपको एक, यानी अभी जिस तरह आपके वालिद बता रहे थे कि टैब के थ्रू ये हो रहा है और उसमें पता भी नहीं है कि आपने जो जवाब दिए वो दुरुस्त थे गलत थे, बस सिर्फ नंबर बता दिए गए उसके बाद आपको। तो इस तरह से हुआ। अच्छा, पहले आपको कुछ बताया गया था इस बारे में कि ये FSC का जो आपको पढ़ाया गया उसी में से आएगा या इसका कोई अलग से भी बताया गया कि ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है इसने कोई आपको सिलेबस दिया था कि ये सिलेबस है, इसके अंदर से एग्जाम आएगा? और आपको कैसे पता चला कि आपको आउट ऑफ कोर्स जो सिलेबस दिया गया है वो वाले क्वेश्चन ऐसे जो कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, वो आपको दिए गए हैं? PMC ने हमें दिया था सिलेबस जिसमें से यानी कि उसमें से ही हमें MD कैट में क्वेश्चंस आने थे और हमने उसी को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर किया था। हमने फेडरल की बुक्स भी पढ़नी थी उसमें से और अपनी PTB की बुक्स भी पढ़नी थी, लेकिन उससे भी जो टॉपिक्स एक्सक्लूड कर दिए थे इन्होंने कि जिसमें से नहीं देंगे, उसमें से हमें क्वेश्चंस आए थे। उसमें से भी हमें 30 to 35 क्वेश्चंस उसमें से आए थे।
अच्छा, आपने इदारे से कोई बात की, कहीं कोई एप्लीकेशन दी है कि जी हमारे साथ ये हुआ, उसका कोई जवाब आया? बाकी बच्चे भी ज़ाहिर है, इससे तो ये सैकड़ों हज़ारों बच्चे मुतासर हो रहे होंगे, तो उस पर क्या फिर इदारे ने कोई जवाब दिया है या आपके कोई किसी महकमे ने आपसे कोई रब्ता किया इस बारे में, कहीं एप्लीकेशन दी आपने? हम जी दी और बच्चों दी है एप्लीकेशन इसके बारे में, लेकिन वो अभी भी यही कह रहे हैं कि उनका निज़ाम बिल्कुल सही है और कोई मसला नहीं है उसमें। अच्छा उसामा साहब, इस पे ट्विटर पे टॉप ट्रेंड रहा है कि जनाब ये जो एमडी बड़ा एहतजाज होता रहा है, सड़कों पर आए सर ट्विटर पे ये कई दिन टॉप ट्रेंड रहा है। जो स्टूडेंट थे वो ट्विटर पे उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो है वो रजिस्टर करवाया है। उसमें उन्होंने यही निशाना बनाया कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो बनाया गया उसने जिस तरह से एग्जाम लिए हैं वो सारे एग्जाम जो थे उसमें बड़ी अनोमलीज थी। मसला ये है कि मतलब एक स्टूडेंट गया एग्जाम देने तो 210 क्वेश्चन होते तो उसको 208 क्वेश्चन दिए गए और उसने कहा जी कि मेरे 2 क्वेश्चन तो है ही नहीं है। और इसके बाद ये भी है कि रिजल्ट जो होता है वो 15-20 मिनट के बाद आपको डिलीवर हो जाता है या आधे घंटे के बाद डिलीवर हो जाता है। कई स्टूडेंट ऐसे जिनको रिजल्ट डिलीवर हुआ तो उसमें 140 नंबर थे, बाद में अगले दिन उसने दोबारा चेक किया तो वहाँ पर 90 नंबर लिखे हुए हैं। उसे कहा पहले दिन बताया गया कि आप पास हो गए, बाद में बताया गया आप फेल हो गए। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू ये है कि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं। अब मरियम आपके मैट्रिक में कितने नंबर? मेरे 97%। अब 97% है। इनकी कुलीग्स जो है वो सारी कोई 98% है। इतनी मेहनत करने के बाद अब जो जब उसका निचोड़ मिलना है, अब जो एग्जाम देने जा रही है तो पता चलता है कि वो सारे पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस है। मैं इसमें गुलाम साहब आपको इंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि ये क्यों होता है पाकिस्तान में, जो ब्राइटेस्ट हमारे माइंड हैं, ब्राइटेस्ट, यानी इसमें कुछ 97% जो बच्ची ले रहे हैं नंबर। सर मुझे तो याद भी नहीं, मेरे इससे आधे आ जाते तो मैं छलांगे लगाता। 97% मार्क्स अगर एक बच्चा ले रहा है मैट्रिक में, फिर ज़ाहिर एफएससी में वो जा रहा है इतने मार्क्स, उसके बाद आप उसको एक और इम्तिहान से गुजारें, एक और मुश्किल से गुजारें। चलें वो बच्चे मेरी तरह तो होते नहीं, वो आदी हो चुके होते हैं इतनी मेहनत करने के, उसमें से गुजरे हैं, लेकिन उसके बाद ये बड़े हसास हो चुके होते हैं, इतनी पढ़ाई करके इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो एक गलती भी वो पूरा उनका सारा मुस्तकबिल तबाह कर सकती है। तो इसको इस तरह से क्यों लिया जाता है जैसे अच्छा जी ये इस साल से हम ये कर रहे हैं बस, यानी उसको किसी प्रोसेस से इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसा बड़ा अलमिया है। एक ख़ास क्लास को इन इम्तहानात में पास करवाने के लिए और मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला दिलवाने के लिए जो इस काबिल नहीं होते कि वो इस बच्ची की तरह वो 97% मार्क्स जो हैं 99%, 98% मार्क्स ले सकें, वो एक ख़ास ग्रुप ऑफ पीपल है, उसको इसमें इंडक्ट करने के लिए इस तरह के टेस्ट और इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं। और फिर वहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम है या जो पहले से इस तरह की प्रैक्टिसेस ज़्यादा कर जाते हैं, वो ज़्यादा वक्त ऐसी चीज़ों को देते हैं, वो जल्द उसमें पास कर जाते हैं। फिर अगला मरहला इंटरव्यू का आता है, फिर वाइवा, कुछ इस तरह की चीज़ें करके, तो वो बुनियादी तौर पे एक ऐसे लोगों का रास्ता जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, जो ज़हीन तालिब इल्म हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका रास्ता रोकने का ये एक तरीक़ाकार है। मैं आपको यकीन से ये बात कहता हूँ कि ये जितने टेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं, जो जितनी टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। ये अगर रिज़ल्ट जो हैं फौरी तौर पे आधे घंटे के अंदर अंदर वो वेबसाइट्स पे नहीं डाल सकते। एक बच्चे का रिजल्ट, उसका पेपर वेबसाइट पे होना चाहिए, वो देखे कि मैं कहाँ गलत हूँ। और ये कंप्यूटर मार्किंग होनी चाहिए इसकी। हमेशा पूरी दुनिया में प्रैक्टिस ये है कि वो जो भी पेपर तैयार करते हैं उसमें यस नो होता है या ऑप्शंस होते हैं, और आपने सिर्फ निशान लगाना होता है। वो निशान आप लगाते हैं, कंप्यूटर के ऊपर स्कैनिंग करते हैं, ऑटोमेटिकली वो नंबर कंप्यूटर उसके नंबर मार्क्स बता देते हैं आपको कि आपने सही किया गलत, कोई बच्चा इतराज नहीं कर सकता। और जितनी टेस्टिंग टेस्टिंग एजेंसीज हों, मेडिकल कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज हों, MD कैड हो, MCAT हो, कोई टेस्ट हो, इसको उस तक बंद कर देना। ये भी पता चल रहा है कि टैब पर लिए जा रहे हैं टेस्ट, कंप्यूटराइज नहीं। क्या हर बच्चे के पास, उसके वालिदैन के पास, उसके स्कूल कॉलेज में ये सहूलत दी गई थी टैब पर तुम्हारा होगा? वही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब बच्ची हमारे साथ बैठी है, इससे बात करना भी कोई आसान नहीं है, इसका तो काम नहीं है टेलीविजन पर आकर जनाब ये सारी बातें कर रहे हो। सर टाइम खत्म हो गया, बाबू साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना ही कह रहा था कि इवन मरियम मुझे बता रही थी कि इवन कोरोना का के हवाले से वहाँ पर सवालात दिए गए जो कि सिलेबस में अभी शामिल ही नहीं किया गया, उसके हवाले से एक चीज़ अब आई है तो बच्चों को किस तरह से होगा। तो जनाब
ऐसी चीज़ है कि जिस पर हुकूमत को ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, सारी ज़िंदगी का उनके मामला है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।